अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो रूल्स थ्योरम पे है। इसके बाद हम मेन वैल्यू थ्योरम करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम से। जैसा कि रोल्स थ्योरम आपने बीएससी की कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, उसके अलावा आपने इसको एमएससी की भी काफी बुक्स में पढ़ा होगा। आज हम इसको रियल एनालिसिस में स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है जो कैलकुलस में है या किसी भी और बुक में लिखी हुई है, सेम वही स्टेटमेंट है। तो चलें हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है और ये जो हमने फंक्शन लिया है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट के इक्वल होती है। या ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हमारे पास एक ऐसी कर्व हमें मिल जाती है जिसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक कर्व दी हुई है, ये कर्व जो है इसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी कर्व है यानी ये जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो इस वजह से क्योंकि जब हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो वो ओपन इंटरवल पे होगा, जबकि ये क्लोज इंटरवल पे है। सिंपल कंटिन्यूअस में बस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होती है। तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली अब हम अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ओपन इंटरवल पे होगा। वो इस वजह से ओपन इंटरवल पे होता है। अगर आपको याद हो मेरी कल की वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तब मैंने उसमें बताया था कि डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि हम अपनी कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो अगर हम अपने गिवन ग्राफ में देखें हम हर एरिया के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेंजेंट हम कहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट है वो उसके एंड पॉइंट पे कट करेगी, ना कि कर्व के किसी रीजन पे कट करती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम इसके एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब आप आगे जहां पर भी जाएंगे आप यही देखेंगे कि फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। और तीसरी बात यह है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तब हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट सी ए बी के अंदर बिलोंग करता है कि अगर हम उस पॉइंट सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो जीरो के बराबर आ जाए तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है और इंटरवल आपको -1 से 1 गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए सिंपल, अगर आपको याद हो पहली कंडीशन ये थी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। और अगर आप इसको जुबानी भी देखो, जाहिर बात है हम विद एमसीक्यूज तैयारी कर रहे हैं तो पेपर में हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कोई सॉल्यूशन तो लिखने नहीं बैठेंगे। हमने सब कुछ अपने माइंड में ही सोचना है ताकि विद इन सेकेंड हम अपने सही ऑप्शन पे टिक लगा सकें। तो सबसे पहली उसकी कंडीशन ये थी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने उस इंटरवल पे। आप खुद देख रहे हो कि अगर आप -1 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज इसमें पुट करते हो फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होगा। यानी अगर मैं लेफ्ट लिमिट लूँ राइट लिमिट लूँ आंसर मेरा बराबर आएगा, कहीं पे मुझे कोई अनडिफाइंड फॉर्म इंफिनिटी या कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ अजीब अजीब सा नहीं फील हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ये थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हाँ जी, एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव ले सकती हूँ और अगर मैं डेरिवेटिव में -1 से 1 के दरमियान की वैल्यूज पुट करूँ तो फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं आएगा, आंसर मेरा बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है।
तीसरी कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, और ए बी हमारे पास क्या थे, ए बी हमारे पास उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स थे। यहाँ पर ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास 1 है। अगर मैं इस वैल्यू को अपने फंक्शन यानी क्वेश्चन में पुट करती हूँ, आपको पता है स्केयर लिखा हुआ है, अगर मैं 1 पुट करूँ तब भी 1 आएगा, और अगर मैं -1 पुट करूँ तब भी 1 आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट में था कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग लाजमी करना चाहिए। ये कंडीशन थी हमारी। नेक्स्ट, तो आपने क्या किया, आपने जो डेरिवेटिव लिया, आपको पता है इसका डेरिवेटिव 2x है, बट x की जगह पे हमने c से रिप्लेस करना है, तो आपने 2c लिख दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। फिर जाहिर बात है 2 नॉट इक्वल टू 0 है, c 0 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया। और 0 जो है वो -1 to 1 इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन थी वो सारी की सारी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि रोल्स थ्योरम हमें क्या बताता है, असल में रोल्स थ्योरम हमें ये बताता है कि जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर हम उस कर्व के सेंटर में कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट जो है वो हमारी जो लाइन सेगमेंट है अगर इसके इक्वल हो जाए यानी पैरेलल हो जाए, आप देख रहे हैं टेंजेंट और ये जो लाइन ए बी है ये एक दूसरे के पैरेलल है, और आपको पता है कि जब कोई दो चीजें आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो वहां पे एंगल 0 बन जाता है। सो दैट इज वाई आप कहते हो कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास सिंपल रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं मेन वैल्यू थ्योरम, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेन वैल्यू थ्योरम में और रोल्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि बुक की ऑफिशियल डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं कि मेन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है। डेफिनेशन सेम ही है, बस एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। फंक्शन वही हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। सेकंड कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। अब वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन आती है कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो डेरिवेटिव के बराबर है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ओवर बी माइनस ए, अगर आपको याद हो तो पीछे वो जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी डिफरेंशिएबल की वैसी सी है, यानी एफ प्राइम ऑफ सी इसके बराबर होती है। तो बस यही चीज एक एक्स्ट्रा थी। थोड़ा सा मैं ग्राफ से आपको समझा देती हूँ कि मेन वैल्यू में और रूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों के ग्राफ के अंदर देखो, तो आप ये कहते हो कि रोल्स थ्योरम में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो हमारे उस लाइन ए बी के पैरेलल आ जाती है, और जब वो पैरेलल आ जाती है तो हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन्स वैल्यू थ्योरम में ऐसा होता है, इसमें आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये जो है वो इस लाइन के देखे पैरेलल आ जाती है, बट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। इसमें देखें, ये हमारी टेंजेंट ए बी लाइन और एक्स एक्सिस मीन्स तीनों चीजें पैरेलल थी एक दूसरे की, बट इसमें जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट नहीं होता है। और अगर वो उसके पैरेलल नहीं होता है फिर हम कहते हैं कि डेरिवेटिव इस टाइम पे जाहिर बात है हमारा 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू हमारी ये पूरा जो उसने फॉर्मूला लिखा है ये होता है। इसमें फिर ये होता है कि हमारे पास टेंजेंट एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे एक टेंजेंट ये है, दूसरी ये है, 3 4 5, यानी ग्राफ जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता जाएगा उसी हिसाब से जो है वो हमारी टेंजेंट्स भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट एक टेंजेंट होना जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एटलीस्ट वन, यानी एटलीस्ट एक तो पॉइंट हमें ऐसा मिलना ही चाहिए जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो ये हमारे डिफरेंस है। अब क्वेश्चन लोगों के माइंड में अराइज हो जाता है, कहते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है मेन वैल्यू थ्योरम की कि जब मेन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाए। हाँ जी है। अगर हमारी ये कर्व मुड़ के ऐसे ऐसे कर्व बन जाए जैसे हमने रोल्स थ्योरम में बनाई थी, यानी हमारी ये जो टेंजेंट है अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, यानी अगर ये कर्व इस तरफ मुड़ जाए और मुड़ने से ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो तब हमारे पास मेन वैल्यू थ्योरम जो है वो रूल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही माइनर सा डिफरेंस है कि अगर हमारी वो कर्व मुड़ के
सीधी हो जाती है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, तब एंगल जीरो हो जाएगा और एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अक्सर लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये डेरिवेटिव इसके बराबर क्यों होता है। असल में होता हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, इस पे हमारे पास ए होता है, और जब मैं फंक्शन ड्रॉ करती हूँ तो एफ ऑफ ए आ जाता है, इधर बी है सेकंड पॉइंट पे और इधर एफ ऑफ बी है। तो यानी मेरे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अगर आपको कुछ याद हो, सेकेंड ईयर के में कुछ फॉर्मूलाज थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ कर्व्स के काफी ज्यादा फॉर्मूलाज थे, तो वहां पे फॉर्मूला था स्लोप ऑफ लाइन का। तो अगर आपको कुछ याद हो, अगर हम किसी लाइन जो है उसका अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो उसके जो स्लोप है उसका फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। अगर कुछ आपको माइंड में हो तो इस सूरत में आप इसको लोगे कि ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है, फिर आपके पास ये x2 है, ये y2 है। सिंपल उठा के बस आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं आपके पास सेम ये वाली इक्वेशन आ गई। तो आपने खुद देखा कि ये मैंने ए बी का स्लोप भी तो बनाया था, ये इसके ऊपर स्लोप तो था, और जो ए बी का स्लोप का फॉर्मूले में मैंने जस्ट पॉइंट्स पुट किए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, बल्कि ऑटोमेटिकली ग्राफ के अंदर फॉर्मूला बन रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास मेन वैल्यू थ्योरम की जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। थोड़ी सी एग्जांपल भी चलें इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरवल गिवन है, सेम वही तरीका है। आपका ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी हमें देखने से साफ पता चल रहा है, डिफरेंशिएबल भी हमारा ये है। हमने बस तीसरी कंडीशन अप्लाई करनी है, तीसरी कंडीशन का फॉर्मूला ये था। तो मैंने सिंपल क्या किया, आपको पता है कि इंटरवल -1 है और 3 है, इसका मतलब ये ए है ये बी है। अगर मैं एफ ऑफ -1 करूं, एफ ऑफ -1 का मतलब ये है, ये क्वेश्चन में मैं यहाँ पे जो है वो एक्स की जगह पर -1 पुट कर दूं, और बी यानी 3 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं। तो ये मेरे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू निकल आएगी, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल आएगी। मैंने सिंपल इधर पुट की वैल्यू, मैंने वैल्यू इधर पुट की, जब इसको सिंपल कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7। और यहाँ पे उसने कहा था कि एफ प्राइम ऑफ सी आपके पास इस चीज के बराबर होना चाहिए, सिंपल थ्योरम के मुताबिक मैंने वो लिख दिया। फिर मैंने एफ प्राइम ऑफ सी का मतलब है जो क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने उस क्वेश्चन में बस एक्स की जगह पे सी रिप्लेस कर दिया। वो करने के बाद सी को मैं दूसरी साइड पे ले गई, सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास सी की। बस आपने ये देखना है कि जो सी की वैल्यू है वो बस हमारे इंटरवल जो गिवन था उसके अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए, उस इंटरवल के बाहर से नहीं होनी चाहिए, बस उसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर बाहर बिलोंग करके तो आप कहोगे कि आपका जो फंक्शन है ये मेन मेरी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये चीज आपने याद रखनी है, अंदर ही लाजमी बिलोंग करना चाहिए। तो ये था हमारे पास मेन वैल्यू थ्योरम। अब हम नेक्स्ट भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करनी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल गिवन है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तब जब एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, डिक्रीजिंग होगा तब जब वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर में भी आपको एक कल के लेक्चर की समझे एक रिवीजन दे दूं। वहां पे अगर आपको याद हो हमने रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा पढ़ा था, और मैंने आपको वहां पर एक बात कही थी कि अगर मैक्सिमा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, कि जब मैक्सिमा था तब आपने कहा था कि एफ डबल डैश लेस देन जीरो होना चाहिए, और जब मिनिमा था तो मैंने कहा था एफ डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मिनिमा में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ऑपोजिट साइन मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो ये चीज याद रखिएगा, वो सेकंड डेरिवेटिव में था, ये सिंगल डेरिवेटिव में है, तो इस वजह से सिंगल डेरिवेटिव में कुछ नहीं होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर का साइन ही आएगा और अगर डिक्रीजिंग है तो लेस का साइन ही आएगा। ये चीज याद रखिएगा, बाकी सेम है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो है डार्क बॉक्स थ्योरम। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रायमान स्टेल्जिस का। इंशाल्लाह कल से हमने रायमान स्टेल्जिस पढ़ना है। तो रायमान स्टेल्जिस में भी डार्क बॉक्स सम आएगा, ये और उसमें डिफरेंस है, वो दोनों सेम नहीं है। ये डार्क बॉक्स थ्योरम है, वो डार्क बॉक्स सम होगा। तो चलिए डार्क बॉक्स थ्योरम पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम में आपके पास प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन ही वो देगा, मोस्टली थ्योरम की स्टेटमेंट देगा, प्रूफ तो जाहिर बात है आपने नहीं करना कुछ भी वहां पे। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एफ को भी फंक्शन है, इंटरवल क्लोज्ड है, तो डार्बोक्स थ्योरम की पहली स्टेटमेंट ये है कि आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा ये कि अगर आप एफ प्राइम ऑफ ए लो, एफ प्राइम ऑफ बी लो, और अगर इनके साइन ऑपोजिट हैं, तो तब हमारे पास एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा कि एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये आपने याद करनी है कि फंक्शन आपने एफ लिया, वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा या क्लोज इंटरवल। और दूसरी बात ये कि ये जो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, अगर इनका डेरिवेटिव लो, यानी एफ प्राइम ऑफ ए लो, एफ प्राइम ऑफ बी लो, और उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट का मतलब ये है कि एफ प्राइम ऑफ ए अगर प्लस है तो एफ प्राइम ऑफ बी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी दोनों के साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर सेम साइन है तब ये थ्योरम होल्ड नहीं करता है। और अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन है तब आप कहोगे कि एफ प्राइम ऑफ सी जीरो के बराबर है। ये रोल्स थ्योरम जैसा नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम में आप सिंपल कह रहे थे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, और कंटिन्यूस का जिक्र भी कर रहे थे, बट यहाँ पे आप एफ प्राइम ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ बी कह रहे हो, और ऑपोजिट साइन का वर्ड भी यूज कर रहे हो, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि होता क्या है। एक जो है, मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स कहा था। ये फंक्शन जो है वो मेरा -1 से 1 के अंदर क्या डिफरेंशिएबल है, जो देख के पता चल रहा है। मैंने एफ प्राइम ऑफ ए ले लिया, सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स किया, मैंने सिंपल इसका डेरिवेटिव किया। अब वहां पे उसने कहा था एफ प्राइम ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ बी होना चाहिए, और उनके साथ ऑपोजिट होना चाहिए। तो जाहिर बात है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। मैंने एफ प्राइम में एक्स की जगह पे -1 लिखा, ये वैल्यू आ गई, फिर मैंने 1 लिखा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और मैंने देखा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी मेरी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो यानी डार्बोक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब बस मैंने इतना करना है, एफ प्राइम ऑफ सी को जीरो के बराबर रखना है। तो मैंने सिंपल जो एफ प्राइम था एक्स की जगह पे सी लिखा। सी लिख के जब मैंने इसे जीरो के इक्वल किया तो मेरा आंसर जीरो आ गया, और जीरो मैंने खुद देखा -1 से 1 के दरमियान में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब डार्बोक्स थ्योरम जो है वो मेरा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लें, मैंने cos x लिया हुआ है, इंटरवल -π/2 से π/2 लिया हुआ है। सिंपल आपने डेरिवेटिव लिया, एफ प्राइम ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ बी फाइंड किया, दोनों का साइन आपने देखा, देखें ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। मैंने सिंपल एफ प्राइम ऑफ सी को जीरो रखा, तो यानी मैंने साइन सी जीरो रखा, और आपको पता है साइन कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। साइन पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे, और जीरो पे जीरो होता है। अब मेरे पास तीन वैल्यूज थी, बट मुझे वो वैल्यू चाहिए थी जो -π/2 से π/2 के अंदर बिलोंग करे, और वो वैल्यू मेरे पास सिर्फ जीरो थी। तो इसका मतलब देखें, एफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास जीरो के बराबर यहीं पे आ गया खुद ही ऑटोमेटिकली। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी जीरो के बराबर आएगा हमेशा, यानी जीरो ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हमारे पास दो थ्योरम्स होते हैं, एक है डार्बोक्स थ्योरम, सेकंड है डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। रियल एनालिसिस की बुक में डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जिक्र है, वहां पे उसने नाम लिखा हुआ है सिंपल डार्बोक्स थ्योरम, लेकिन स्टेटमेंट उसने डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की लिखी हुई है। तो ये चीज याद रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। सो दैट इज वाई मैंने इसलिए दो थ्योरम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे थे, ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें ये होता है, इस थ्योरम के अंदर वहां पे हम कह रहे थे कि हमारे पास जीरो आता है, इधर बस के आ जाता है, मतलब जीरो नहीं आता, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब समथिंग कुछ भी आ सकता है, के कोई भी नंबर है जो कि एफ प्राइम ऑफ ए से एफ प्राइम ऑफ बी के दरमियान में लाए। बस यही सिर्फ के का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सपोज कि आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन है, ये एक्स के -2x लिखा हुआ है। सिंपल आपने वही चीज चेक की कि आपने खुद से कोई नंबर लेट किया, और जब आपने इसको सॉल्व किया, सी की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई, 3/2 आ गई। और आपने खुद देखा ये जो 3/2 है ये -1 से 1 के दरमियान बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास कौन सा थ्योरम है, डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास है टेलर्स थ्योरम। अब ये टेलर्स थ्योरम अगर देखा जाए बच्चों वाला है, सेकेंड ईयर की बुक में भी है, ये बीएससी में भी बहुत बार आया है। उसके अलावा टेलर्स थ्योरम को आप बहुत जगह पे पढ़ोगे, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अभी हम स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी है, लेकिन रियल एनालिसिस में भी टेलर का जिक्र है। बस स्टेटमेंट वही होती है, इसकी थोड़ा बहुत फर्क होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, समथिंग। अदरवाइज फॉर्मूला बस सेम है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, सिंपल वही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे जो हम थोड़ी सी चीज आज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो इसका एरर फंक्शन पढ़ेंगे। एरर फंक्शन मींस इसका रिमाइंडर पढ़ के,
अब देखें, सिंपल तो आपको पता है टेलर सीरीज जो होती है वो ये होती है, ठीक है, ये आपको पहले से पता था। अब टेलर सीरीज का जो एंड वाला पार्ट होता है, ये जो एंड में रिमाइंडर भी इसका बचता होता है, आप एक चीज याद रखिएगा कि अभी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ना सीरीज वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि हम जो भी सीरीज ओपन करते हैं उसके एंड में एक ऐसा एरर बच जाता है, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला एंड में बचता है जिसे हम उसके एरर का या रिमाइंडर का उसका नाम दिया जाता है। और अक्सर जगह पे एंड में आर लिखा जाता है, यानी रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर मीन्स एरर है वो उसका, सारी बात है, हर चीज का एरर होता है। जैसे जिसमें हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल में भी टेलर आएगा, मैक्लॉरन, काफी सारी सीरीज आ जाएंगी, उसमें भी उनका एरर होगा सब में। अब ये एरर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पेपर में आपको पता है कि एरर बहुत बार पूछा जाता है। अक्सर ऐसा होता है वो ऊपर कोई फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि बताएं ये किस चीज का एरर है, फिर A B C D में वो नेम लिख देगा, जैसे टेलर का लिख देगा एरर, किसी भी और चीज का, मतलब 4 5 एरर के नेम लिख देगा, न्यूटन का एरर लिख सकता है, किसी भी चीज का एरर लिख देगा, सेकंड का, कोई भी फंक्शन का एरर का नेम लिख देगा। तो आपने अगर फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको पता होगा कि ये किस चीज का एरर है। सो दैट इज वाई आपने एरर को भी याद करना है स्पेशली, कि एरर क्या है। तो ये चीज याद रखिएगा, टेलर सीरीज में ये एरर है, एफ की पावर n+1 सी ओवर n+1 एक्स माइनस एक्स नॉट 4 की पावर n+1। सिंपल, बाकी ही बाकियों की तरह ही है, बस एक्स नॉट की जगह पे सी आ जाता है, बाकी जहां पे n था वहां पे n+1 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ टेलर थ्योरम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है ये एफ ऑफ एक्स है, एरर से पहली वाली टर्म तक मैंने वैल्यूज को किसका नाम दे दिया, पी एन का नाम दे दिया, और जो एरर था मैंने उसको रिमाइंडर यानी Rn(x) का नेम दे दिया। सिंपल सा मैंने किया और कुछ भी नहीं किया। उसने कहा है कि इसको हम लेग्रैंजिस फॉर्म भी कहते हैं, यानी इस एरर का सेकंड नेम है लेग्रैंजिस फॉर्म या डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, हम एमएससी के न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वो उसमें बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे, लेग्रैंजिस थ्योरम से रिलेटेड भी बहुत काफी चीजें आएंगी, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होता है, एरर क्या चीज है। तो इसका नेम है लेग्रैंजिस फॉर्म ऑफ एरर। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व कर लेते हैं, टेलर सीरीज को अप्लाई करते हैं। सिंपल तो आपने टेलर सीरीज की होगी, ये बच्चों वाला काम है लगाना, टेलर सीरीज को अप्लाई करना। बट हम जो यहाँ पे स्पेशल चीज करने लगे हैं वो इसका एरर निकालेंगे कि एरर कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि हो सकता है वो आपको एरर दे, क्योंकि उसको पता है टेलर में वैल्यूज पुट करना तो बच्चे बच्चे का काम है। जो नहीं आता होगा किसी बंदे को, वो उसका एरर निकालना नहीं आता होगा, मे बी तो वो वैल्यू दे दे और कहे कि बताओ टेलर सीरीज का इस पर एरर की कितनी वैल्यू है। तो अब हम इस एग्जांपल में एरर निकालने जा रहे हैं कि एरर क्या होता है। अब क्वेश्चन में आपको इस तरह हो सकता है कि लॉग जैसे लिखा है 1.2 लिखा हुआ है ऐसे दिया होगा, और एमसीक्यूज में दिया होगा कि व्हाट इज द एरर ऑफ दिस बाय टेलर सीरीज। तो आपको याद आ जाएगा कि आपने अब टेलर की सीरीज को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको फंक्शन अब जो गिवन है एफ ऑफ एक्स वो गिवन है log 1.2 गिवन है। सिंपल, आपको टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो पता था, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उसको स्प्लिट कर दिया। आपको पता था कि एक्स क्या होता है, एक्स नॉट प्लस एच होता है, मैंने एक्स नॉट को 1 ले लिया, खुद से स्प्लिशन की, और एच को मैंने ले लिया 0.2 ले लिया। तो अब मेरे पास एक्स नॉट 1 है, एच 0.2 है, और फंक्शन को मैंने सिंपल लॉग एक्स कह दिया, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने सिंपल रहने दी क्योंकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही थी। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, सिंपल आप 3 4 इसके डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव में एक्स की जो वैल्यू गिवन थी आपको वो पुट करोगे। एक्स नॉट आपको 1 गिवन था, क्योंकि इधर हम एफ एक्स नॉट ये फाइंड कर रहे थे। सिंपल, जब आपने वैल्यू पुट की और टेलर के अंदर पुट कर दिया, यहाँ तक तो बच्चों वाला काम है कि इधर तक आप इजीली निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी निकालना। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो आपको 3 टर्म्स की बनती, इसलिए T3 ऑफ H लिखा हुआ है, यानी T3 0.2 का मतलब है कि 3 टर्म्स थी, 1 2 3, और 0.2 का मतलब है कि वैल्यू हमें 0.2 यानी H 0.2 तो उस पर निकाला। तो यहाँ तक आपका निकल गई वैल्यू। बार का मतलब ये है कि 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार लिखा हुआ है। ये वैसे बच्चों वाली बात है, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर के पहले दूसरे पेज में बताया हुआ है कि रेफरेंस के बारे में बताया होगा कि रिकर्सिव वैल्यू का मतलब है कि बार का मतलब है कि वैल्यू बार बार रिपीट होती है। अगर आप 6 तक भी लेंगे तभी फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने एरर पे जा रहे हैं कि इसका एरर कैसे निकालना है। अब देखें, आपको ऊपर पता था कि वहां पे था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स प्लस रिमाइंडर आर एन एक्स, पीछे जो मैंने फॉर्मूले पे हाईलाइट किया था वो ये था। अब क्योंकि पोलिनोमियल मेरी टी का मतलब टेलर है, 3 का मतलब 3 तक वैल्यूज है, 0.2 का मतलब एच 0.2 था।
रिमाइंडर सिंपल मैंने लिखा, और मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो क्वेश्चन था वो लिख दिया। ये को मैंने कोई मुश्किल नहीं लिखा, सेम वही लिख दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, मैंने इसको उठा के इस तरफ ले गई। ठीक है, तो मैं इसको उठा के इस तरफ ले गई, मैं इस तरफ ले गई। ठीक है, वो लिखने के बाद मेरे पास अब ये बच गया और ये दो बच गए। मैंने दोनों तरफ से इसका मोड ले लिया, मैंने मोड वैसे ही लिया, अपनी उम्र से मोड लिया। घबराए मत, आप सिंपल मोड ले सकते हैं, मोड से फर्क नहीं पड़ेगा। बस वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आपको पता था एरर यानी कि रिमाइंडर का फॉर्मूला था कि एफ की पावर में n+1 सी था ओवर n+1 था, और इधर आपके पास x माइनस एक्स यानी h की पावर में n+1 लिखा हुआ था। n मेरे पास 3 था, मैंने सिंपल वैल्यू पुट की, मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की। और F4 ऑफ C की वैल्यू ऊपर निकाली हुई थी, चौथा डेरिवेटिव, चार डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने इधर पुट करी। सिंपल था, ये चीज तो मेरी बन जाती है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, असल चीज ये है, वो ये हमें ये बताता है, वो कहता है कि आपने ये जो वैल्यू ली है सी, यहाँ पे सॉरी सी लिखना है। अक्सर जगह पे ना ईटा भी लिखा होता है, तो फर्क नहीं पड़ता, ईटा भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। ये कोई कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि हमारे इंटरवल के अंदर बिलोंग करती होती है। ये जैसे ये 1-1.2 के दरमियान थी, तो ये कोई वैल्यू होती है। अब सपोज किया कि मैं जो एक वैल्यू लेती हूँ यहाँ पे, वो मैंने लिया 0.0004 लेती है। क्यों? खुद देखें, आप सी की जगह पर क्या पुट करो, 1 पुट करो। क्यों? क्योंकि उसने कहा था सी आपका 1 से 1.2 में बिलोंग करना चाहिए। 1.2 की वैल्यू क्या है, ये एच की वैल्यू है, मतलब जो क्वेश्चन हमें गिवन था ये वो वैल्यू है। और 1 आपके पास क्या था, एक्स नॉट था, तो एक्स नॉट से जो आपके पास सिंपल एक्स की वैल्यू है उसके दरमियान में आपने कोई नंबर उठाना है। मैंने 1 उठा लिया। जब मैंने 1 उठाया तो मेरे पास, जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। अब आपको इससे क्या पता चला, आपको पता चला कि ये जो चीज है ये किसके लेस देन इक्वल टू है, ये 0.0004 के लेस देन है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मॉड खत्म किया। आपको पता है जब मॉड खत्म करते हैं तो ये उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, मैंने इस चीज को निकालना था। तो मैं इसको जो है वो इस साइड पे भी ले गई और इसको उठाकर मैं इस साइड पर भी ले गई, तो मैंने दोनों तरफ ऐड किया। मैंने इसकी वैल्यू पहले निकाली हुई थी, वो निकाल के मैंने इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। जो भी आंसर आया मेरा, देखिए दोनों तरफ से सेम ही आया तकरीबन, अंदाजन मैंने सेम कर लिया कि मेरा जो एरर है, जो वैल्यू है वो 0.18 तो है लास्ट में। तो जब मैंने इन दोनों को बराबर रखा तो मेरे पास 0.1831 कह दो या 0.18, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो इस तरीके से हम जो है वो एरर फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं टेलर सीरीज में। नेक्स्ट में है हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन और कनकेव फंक्शन क्या होता है। पेपर में इससे रिलेटेड काफी बार जो है वो आ जाता है, फंक्शन दिया होता है और कहा होता है कि बताएं ये क्या है। फिर नीचे लिखा होता है कनकेव, फिर लिखा होता है कन्वेक्स, फिर सीडी में कुछ और दूसरे नेम लिखे होते हैं। तो आपने अगर याद हो, मैंने पहले बताया था कि कन्वेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, f1 माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू लेस इक्वल टू 1 माइनस टू एफ एक्स वन प्लस टी एफ एक्स टू। ये फॉर्मूला होता है कन्वेक्स फंक्शन का। लेकिन हमने यहाँ पे कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं लगानी, हमने शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना है। तो सिंपल से आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक्स के माइनस एक्स फोर लिखा हुआ है, आपने सिंपल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना और सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तब आप कहोगे कि फंक्शन आपका कनकेव है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब आप कहोगे कि आपका फंक्शन जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लोगे इजीली।